Ready? Start. Good morning, all of you. So today we are going to start the session for the students of class 10th who are going to appear for this board examination 2025. Okay. तो अभी हम केमिस्ट्री देखने वाले हैं, वन शॉर्ट वीडियो क्रैश कोर्स. ठीक है, तो इन शॉर्ट जितना कॉम्पैक्ट हो सके हम इस चैप्टर को मतलब पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे यहाँ. सो पे अटेंशन, जितना सीख सकते हो सीख लो. जिसने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी बहुत कुछ सीख जाएगा यहाँ. तो पढ़ा रहा हूँ, आप देखो और बढ़िया से वॉच करो एंड गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए देखते हैं. आई एम अमन मिश्रा, बाकी लोग जानते ही हैं मैक्सिमम. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ साइंस फॉर क्लास 10th. तो 24 फेब से 24 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. ओके, तो 24 फेब ये डेट है यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन, इस डेट से स्टार्ट होगा. ओके, तो पहले हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म करते हैं. ये हमारा केमिस्ट्री. ओके, तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड हाउ टू राइट द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस देम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. तो पहले ये हम देख लेंगे और इसको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और 0 to 100 सब कुछ बताऊंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा. ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर एनसीईआरटी, जो कि आपका स्टैंडर्ड बुक है थ्रू आउट द इंडिया. पढ़ना वही है, एग्जाम वहीं से होगा. ठीक है, तो पूरा एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा. यू कैन गो थ्रू द बुक इफ यू वांट. दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. यहाँ पे हम एसिड्स बेसिड्स एंड सॉल्ट्स, इनके रिएक्शंस के बारे में, एसिड्स के रिएक्शंस किसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, बेसिस के रिएक्शंस किसके साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, एंड व्हाट इज सॉल्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे. थर्ड पोर्शन इज मेटल एंड नॉन मेटल. यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस के बारे में जानेंगे. ओके, डन. अब देखो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर की जो जान है वो है आपका नोमेनक्लेचर. ठीक है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप करेगा, कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इसका नाम बताइए, तो आपको नामकरण करना है. ठीक है, वही चीजें इसमें पढ़नी है. काफी लेंथी है ये, इसको भी हम खत्म करेंगे ऑन टाइम. तो चलिए, ये चारों चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो आइए देखते हैं हम. तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, तो इसका जो है हम पहले इंट्रो देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है. तो इंट्रोडक्शन में पहली बात तो हम ये जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, होता क्या है एक्चुअली, ये जानेंगे हम. तो कोई भी चीजें इन योर सराउंडिंग, इफ यू आर वॉचिंग, जो भी चीजें आप देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है. जैसे मान लो आपके घर में लोहा होगा, है ना, आयरन, उसमें आपको रस्टिंग देखने को मिल रही होगी, तो दिस इज द केमिकल प्रोसेस, है ना. जो आयरन है वो किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करके कुछ रस्ट फॉर्म कर दे रहा है ना. तो यही सारी चीजें हैं. इंट्रोडक्शन में पहली बात तो ये जान लो केमिकल रिएक्शन होता क्या है. तो मैंने एक छोटा सा अपना नोट्स भी यहाँ पे रखा है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस. इससे आपको लेना देना नहीं है, मैं यहाँ जो बताऊंगा वो आप समझो, मेरी बातों को आप सुनते जाओ बस. तो ज्यादातर जो चीजें हैं हमारे आसपास, इन आवर सराउंडिंग, दैट पॉजेस सम चेंज. टाइम के साथ साथ उसमें कुछ चेंजमेंट आती है ना. और इसमें होता क्या है, कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. केमिकल रिएक्शन है क्या, उसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. कोई भी पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो न्यू सब्सटेंस आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस में कुछ नया चीज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है ना. तो दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. तो जैसे मान लो दूध है, दूध से दही बन जाता है ना. तो कुछ उसमें रिएक्शंस हुए होंगे तब जाके दही बना होगा, है ना. तो उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हुई, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है वहां पे, है ना. तो आइए अब हम एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या. ठीक है, इन एक्चुअल वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. पहला टॉपिक आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, इफ यू वांट आप अपने सामने अपनी बुक रख लो, जो भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबका सब कवर होगा, कुछ छूटेगा नहीं. तो पहला है, मान लीजिए आपका केमिकल रिएक्शन, पहला हेडिंग है ना. पहला आपका है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है, तो देखिए क्या है. ये मेरे ब्लेजर से बार बार लग के, चलो देखो कोई बात नहीं बच्चों, होता है. केमिकल रिएक्शन क्या है, It is the process by which two or more substances react with each other to form a new substance with different properties. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस
दो या दो से अधिक सब्सटेंस, बढ़िया से समझो केमिकल रिएक्शन क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ नया फॉर्म कर जाए, ठीक है। जैसे मिल्क और उसमें किसी चीज का फॉर्मेशन, कोई एसिड अभी बताऊंगा, लैक्टिक एसिड है ना, दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं, कर्ड बना दे रहे हैं, है ना। तो किसी दो या दो से अधिक चीजें जब आपस में रिएक्ट कर जाए एंड दे फॉर्म समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी एक्स, देखो कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस x प्लस वाई मिलके क्या, अगर z का फॉर्मेशन कर दें, एनी टू सब्सटेंसेस इफ टुगेदर दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग सम न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाला एक्सेंट पकड़ ले रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल चलूं, हिंदी हिंदी टाइप, है ना, क्योंकि यूपी बोर्ड में मोस्टली यूपी इंग्लिश वाले भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं। सो कीपिंग इन माइंड वी विल, फिर से अंग्रेजी पकड़ ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डिफेक्ट है मेरा, तो हिंदी में हम ट्राई करेंगे सब कुछ कि सब कोई समझ पाए। तो कोई भी दो चीजें मिलके जब किसी थर्ड का फॉर्मेशन करती हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ गए हो बच्चों? हो गया, डन। नेक्स्ट आ जाओ, देखो दीज आर फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब कुछ चीजें हैं जिसको हम देखेंगे, कुछ चीजें हैं जिसको देख के हम ये डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहली बात, उसके कलर में चेंज होगा, चेंज इन कलर। दूसरा, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज कर जाएगा। अभी बताता हूं ये सब चीजें क्या होती हैं, पहले बस देख लो, चेंज इन स्टेट। तीसरा जो है चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है चेंज इन, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना क्योंकि मैराथन सेशन है तो बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, आप भी यही चाहोगे कि जल्दी खत्म हो, है ना। तो नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप करता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहली बात हमने बता दिया था, कोई दो सब्सटेंस मिलकर कोई तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो वी विल कॉल दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऐसे मुंह से बोल देंगे क्या, मुंह से नहीं बोलेंगे, देखो कैसे पता करेंगे। पहला, उसका कलर चेंज कर जाए, ठीक है, कोई भी दो चीजें रिएक्ट करें और प्रोडक्ट फॉर्म करें और प्रोडक्ट का कलर अगर चेंज हो जा रहा है ना, तो वी विल से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है, क्लियर। दूसरा, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज कर जाए। स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस टू सॉलिड, हाँ ये सारे प्रोसेसेस अगर हो रहे हैं, स्टेट उसका चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना, उसका स्टेट अगर चेंज कर जा रहा है तब भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर, उसका अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, बहुत देखे होगे तुम कि अगर पानी में, मतलब चूने में अगर हम पानी मिलाते हैं, है ना, टू वाइट वॉश ऑल दीज वॉल्स, जो घर में आपके काम होता है, तो वी कैन डिटरमाइन दैट कि जैसे ही हम उस चूने में पानी डालते हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब उस चूने में जब हमने पानी मिलाया हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चौथा, अगर गैस रिलीज हो रही है, देखे हो ना किसी एक सब्सटेंस में दूसरा मिलाते हैं तो ऐसे छन सी आवाज आती है और ऐसे गैसेस निकलते हैं, तो अगर गैस रिलीज हो रही है, मोस्टली H2 गैस रिलीज होती है, मोस्टली, है ना, ज्यादातर चीजों में H2 गैस रिलीज होती हुई दिखती है, हाइड्रोजन गैस। तो अब अगर मैं लंबी क्लास लेता इन डिटेल तो मैं बताता कि H के साथ 2 क्यों लगा है, H सिर्फ H क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड है, बहुत मज़ेदार है केमिस्ट्री, आप लोग फालतू में स्ट्रेस लेके पढ़ दो। नॉट ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैथ्स तो सबसे आसान होता है, लोग पता नहीं कैसे उसको टफ बोलते हैं। तो आ जाओ, अपना अपना समझने का नजरिया है भाई। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है उसमें से रिलीज हो रही है तो भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहली बात तो केमिकल रिएक्शन समझ गए। कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब उसका कलर चेंज कर जाए, जब उसका स्टेट चेंज हो जाए, जब उसका टेम्परेचर चेंज कर जाए और जब गैसेस का इवोल्यूशन हो। 4 कंडीशंस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन क्लास 10th के लिए इतना बहुत है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इतना लिख दोगे तो इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन और कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, समझ गए बच्चों, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मिटा लूं जरा मैं, ये है इरेजर, समझ में तो आ रहा होगा ना भाई, सबको आ रहा होगा, मैं पढ़ाऊं और समझ में ना आए, इट इज नॉट पॉसिबल। अमन मिश्रा, है ना, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, मैं पढ़ाऊं और समझ ना आए, नॉट पॉसिबल।
बस दिमाग खुला रखो, कान का एक दरवाजा खुला रखना, एक बंद रखना, ये नहीं दोनों खोल दिए, इधर से घुसा इधर से निकल गया, है ना। एक खुला रखना और दूसरा जो है ना। चलो देखते हैं, आ जाओ। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। एंटरटेनमेंट बहुत कम करेंगे हम क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो आइए, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। मतलब सीधे शब्दों में अगर बोलें, इतना अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे शब्दों में अगर बोलें तो केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H+O2 गिव्स H2O। तो ये अगर ऐसे लिखा होता, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। मान लो ये तो हमने ये इन डिटेल्ड ऐसे वर्ड्स में लिख रखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, लेकिन इसी को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल, ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप एग्जाम में कभी भी ज्यादा घुमा फिरा के जवाब मत देना टीचर को। आप लिख रहे हो, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, उसको बस आपका नाम रोल नंबर पता है और आपने क्या लिखा है ये पता है। तो टू द पॉइंट आपको स्ट्रिक्ट रहना है। पूछ दे केमिकल इक्वेशन क्या है, सीधा बोल देना कि किसी भी, देखो यहां लिखा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी किसको, इस केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल्स या इक्वेशंस के रूप में हम लिख रहे हैं, सिंबल्स के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो वही है आपका केमिकल इक्वेशन। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, क्लियर। ऐसा सिंपल वे में जवाब देना बस। ओके, सो आइए अब आगे देखते हैं और क्या है। तो इसमें होता क्या है केमिकल इक्वेशन में, देखो हम यही पढ़ रहे थे ना, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। यहाँ साफ साफ देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग भी थोड़ा आप लोग समझ ही लेना, राइटिंग बहुत अच्छी है भाई मेरी। तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को, जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, शॉर्ट में लिखा हूँ, समझ लेना, ज्यादा डिटेल में क्या लिखना। तो H2 प्लस, मतलब चलिए अगर हम लिख दे H+O2 गिव्स H2O, अगर इसी चीज को, अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अभी बताया हूं, ठीक है। दूसरी बात, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होते हैं ये आपके कहलाते हैं क्या, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ओके, these are called reactants that are given on the left hand side of the reaction and the right one is known as product। जो फॉर्म होता है ये क्या कहलाता है, the right hand side is known as product। रिएक्टेंट्स मतलब जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, दो चीजें मिलके किसी थर्ड का फॉर्मेशन करती हैं, तो जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये था आपका केमिकल इक्वेशन, सिंपल सा, छोटे में। ठीक है, अब इसको आप कैसे विजुअली बढ़िया से आप लिख के दर्शा रहे हो और कैसे आप मार्क्स पा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है एक एग्जांपल कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम रखा है, ओपन एयर में रखा है, तो कोई भी चीज जब ओपन एयर में रखी है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन आवर सराउंडिंग, इन आवर एनवायरमेंट। ओके, तो ये है हमारा क्या, दिस इज आवर रिएक्टेंट एंड दिस वन इज आवर प्रोडक्ट। समझ गए होगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो पहला हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या था। दूसरा पढ़ा हमने केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपने देख लिया। अब थर्ड वन इज, आप अपने एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हो, आप देखते रहो, जितना आपको बुक नहीं समझाएगी ना उससे बेहतर आपको यहाँ समझ में आने वाला है, आई एम श्योर। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने आप पे भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, दो टॉपिक्स कवर्ड। लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इधर उधर लिखने से बढ़िया इसी में समझते हैं, आ जाओ देख लो, फिर अभी बढ़िया से फिर समझाता हूं। तो देखो, मैग्नीशियम का एक एटम, मैग्नीशियम एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम, और यहां ऑक्सीजन एक ही है। बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस नहीं है ना। दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो वही सारी चीजें हमको पढ़नी है इस नेक्स्ट हेडिंग में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट हेडिंग दिया होगा। तो काफी टफ आपको लग रहा होगा, आइए बनाते हैं इसको आसान, मिनट में, 2 मिनट में बस, है ना। तो चलिए भाई सिखाते हैं आपको हाउ टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आइए देखते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि समटाइम्स द केमिकल इक्वेशन आफ्टर रिएक्शन गिव्स एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस देम। जैसे मान लो अभी हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था, तो इससे हमको मिला था क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, ये नर्सरी क्लास के बच्चों वाले हैं भाई, ये समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ये मत सोचना इतना आसान पूछ देगा। अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आपको समझाने के लिए, जिनको कुछ नहीं आता है वो भी सीख लेंगे। चलो देखो, तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, कहानी गड़बड़ हो गई, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, ये भी बैलेंस नहीं है, दोनों बैलेंस नहीं है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें, अब इसको हम बैलेंस कर देंगे तो वही कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं फटाक से बिना लेट किए, है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। कब कब माना जाएगा कि जो इक्वेशन है आपका वो बैलेंस्ड है, कब माना जाएगा, तो आइए देखते हैं कब माना जाएगा। रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं अगर वो इक्वल हो जाए किसके, प्रोडक्ट साइड वाले के, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, जितने नंबर ऑफ एटम्स मतलब इधर वाले में है रिएक्टेंट साइड में, उतने नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट साइड में हो जाए तो हम बोल देंगे कि केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तो एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए जिंक का अगर हम रिएक्शन कराएं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके एग्जाम में H2SO4 के साथ, है ना, तो बना लेता है ये ZnSO4 प्लस H2। अभी ये हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, अभी बस समझो। जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ केमिकल्स माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला एसिड होता है H2SO4, फिर आता है HCl, फिर बाकी के आता है HNO3 और बाकी के जो भी है ना, तो दिस वन इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है H2SO4, किसी को पिला मत देना, बहुत हार्ड होता है ये। तो देखो जिंक, अगर जिंक का हमने रिएक्शन कराया विद द H2SO4 तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, ये देखो ZnSO4, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब इस चैप्टर में भी नहीं जानना है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको, जो एटम ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ देखिए Zn को रिप्लेस कर दे रहा है, ZnSO4 बना ले रहा है और H2 गैस रिलीज हो जाती है ना। तो चलिए ये सब अभी हमें नहीं सीखना है, अभी हमको बस बैलेंस करना सीखना है। तो देखिए क्या है, जिंक एक है, जिंक एक है, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है, तो ये तो बैलेंस लग रहा है यार मुझे, ये तो बैलेंस्ड है ना। तो दिस वन इज बैलेंस्ड, ये जो है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जिंक कितना है ऐसे लिख के देख लो ना, जिंक कितना है, इस साइड में एक है, इस साइड में भी कितना है, एक है, वन एटम। दिस वन इज हाइड्रोजन, H2 कितना है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, H2 छोड़ो, H कितना है, इधर दो है, इधर H कितना है, दो है, चलो डन, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। और क्या बच गया, सल्फर बच गया आपका, सल्फर देखो सल्फर कितना है, इधर एक है, इधर सल्फर कितना है, एक है, दोनों साइड इक्वल है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, चार है, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, सारे क्या है, इक्वल है। जिंक जितना इधर उतना उधर, हाइड्रोजन इधर उधर बराबर, सल्फर इधर उधर बराबर, ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर, तो दिस वन इज बैलेंस्ड, है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आइए एक ऐसा देखते हैं जिसमें जो बैलेंस ना हो, तो मान लो Fe आयरन, है ना, और इसको हम वाटर से रिएक्ट कराएं, आयरन मतलब लोहा, कील होती है ना, दीवार में ठोक के दीवार खराब कर लेते हो, तो ये बनाता है क्या, Fe3O4 प्लस H2, इसका फॉर्मेशन होता है। तो Fe प्लस H2O, जब ये रिएक्शन होगा तो कुछ मान लो ऐसा दिया है, एग्जाम में आपको ये दिया रहेगा, आपको अपने से लिखना नहीं है, ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, आपको बस बोलेगा कि बैलेंस करिए इसको। रुक जाओ भाई, थोड़ा गर्मी हो रही है ना, पोंछ लूँ मैं, मुझे थोड़ा फीवर है यार, उसी में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, गर्मी हो रही है अच्छी बात है। तो देखो FeH2O, तो ये फॉर्म करेगा Fe3O4H2, है ना। तो कैसे फॉर्म करेगा ये अभी नहीं सीखना है, वो अगले चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो रिएक्शन कैसे होता है, क्या फॉर्म होता है, ये सब बताऊंगा, अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हो आप। तो देखो
इधर क्या है, Fe1 है, इधर Fe3 है, पहले ही दिख गया डिसबैलेंस है, तो कुछ करना ही नहीं, अब शांत हो जाओ, अब बैलेंस करना पड़ेगा, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। Fe1 Fe3 पहले ही दिख गया डिसबैलेंस है, तो चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें हमको देखना है जिसपे जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 4, ऑक्सीजन 4 है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे क्या करेंगे 4, तो क्या यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, कभी भी आप लिखना यहाँ पे, इधर मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर कहानी, है ना, नंबर कट जाएगा। ऑक्सीजन है 4, तो ऑक्सीजन को हमने लिख लिया 4। चलिए ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन खतरनाक डिसबैलेंस हो गया, है ना, 4 2 8, 4 2 8 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो क्या ऐसा करते हैं कि इधर भी 8 हो जाए, यहाँ 4 लगा दो, 4 2 8, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बचा क्या, आयरन, आयरन कितना है 3, तो आ जाइए आयरन को बस कर दीजिए 3। अब देखो बैलेंस दिख रहा है, तो ऐसे करते हैं बैलेंस, सिंपल ट्रिक है, जो सब जिसपे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है उसको सबसे पहले आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा था, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया, इधर मत लिख देना नीचे, कभी भी बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट साइड में तो हमेशा फेसिंग साइड पे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन हमने 4 लिख दिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन खतरनाक डिसबैलेंस हो गया, तो टेंशन नहीं लेना है, इसमें जादू होता है, अपने आप सब बैलेंस होगा, बस आपको टेक्निक आना चाहिए। तो अब हाइड्रोजन देख लो 8 हो गया, सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया 8, इधर 2 है, बस 4 लगा दो, 8 हो गया ये बैलेंस। फिर देखो क्या बच गया था, आयरन बच गया था, आयरन है 3, Fe है 3, यहाँ पे Fe कितना कर दो, 3 कर दो, अब देखो बैलेंस हो गया पूरा। Fe पे देखो, Fe पे कितना है, इधर साइड में 3 है, उधर साइड में कितना है 3 है, दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो H कितना है 4 2 8, H कितना है 4 2 8, और इधर कितना है 4 2 8, दोनों साइड बैलेंस, है ना। और क्या बच गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे देखो क्या है, ऑक्सीजन आपका है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका 4, तो ये भी बैलेंस है। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही बैलेंस करना है आपको, 1 या 2 क्वेश्चन देगा बस करने को, मोस्टली चांसेस नहीं है लेकिन आ जाता है, बैलेंस करने को देता ही देता है, तो ऐसे ही देगा। तो चुपचाप से जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको पकड़ लेना, उसको बैलेंस कर देना, ठीक है। फिर उससे जो छोटा वाला है उसको पकड़ के बैलेंस कर देना, लास्ट में ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अपना दिमाग ना भिड़ाना कि पहले इसको ये कर दे वो कर दे, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो चलो ये हो गया खत्म आपका। अब देखिए अब क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर की जो जान है, ठीक है, जो कि पूछता है। पिछले साल बोर्ड में सीधा सीधा पहला आया था व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर इसमें आया था व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर पूछा था व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर से केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल पूछ दिया था, जो कि लोग मान के चलते हैं कि अरे चलो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर है, क्या पता ज्यादा ना है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आ गया था। तो आइए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है आपका, देख लीजिए पहले समझ लिए कितने होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके बुक में दिया होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं दिया होगा, तो उसको भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक व्हाट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, यहाँ लाइव बोल रहा हूँ सबके सामने, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी थे 95% स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, 95 क्या 99, रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है। तो बहुत सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, ज्यादा इधर उधर उड़ना नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आपके बुक में डायरेक्ट दे दिया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। लेकिन उसके बीच में 2 रिएक्शन और हमने लिखवाया है, देखो हमने क्या क्या लिखवाया है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, चौथा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पांचवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, छठवां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सातवां रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टोटल में 7 पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुक में इतना नहीं दिया है लेकिन मैं इतना बताऊंगा। तो ये चैप्टर देखिए बहुत जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। कहाँ भाग रहा है ये, चलो भाई आ जाओ, बोर्ड भी जल्दी में है, कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाओ। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है आपका, हम देखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, आप समझ लो। दूसरा है आपका जो कि बुक में छोटे से लाइन में समझा दिया है लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है, एज ए हेडिंग में उसको पढ़ा दूंगा, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। 10th बहुत आसान है यार, कहाँ आप लोग इतना टफ लेके बैठे हो, ये दिमाग में छपा हुआ है मेरे। जितना मेहनत आपको पढ़ाने में कर रहा हूँ, अगर मैं अपने टाइम पे कर दिया होता ना 10th में, नासा में रॉकेट बना के उड़ गया होता मैं उसी टाइम, है ना। तो देख लो। चौथा है आपका क्या, डिकम्पोजिशन होता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
10th बहुत इजी है भाई, तुम लोग पता नहीं क्यों इतना टफ मान के चलते हो। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी इतना सिंपली समझाऊंगा ना कि मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाओ। सातवां है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे एंड रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये समझ गया ना, ये 7 रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। बुक में आई थिंक 4 बार दिया होगा, 2-3-4 में निपटा दिया है पूरा। मैं तो एनसीईआरटी यार अपने 10th में पढ़ा था, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। और मैं बहुत काम भर का मेहनत करता था यार, पता नहीं उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा दिमाग लगता था, खेलने कूदने में, है ना। तो आइए देखते हैं, आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सीख के जाइए पूरा। तो केमिकल रिएक्शन आप समझ गए, केमिकल इक्वेशन आप समझ गए, बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को ये समझ गए। 3 हेडिंग हमने खत्म कर दिया, बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी और एक एक डिटेल में। आइए देखते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये 7 हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और इसी में पूरा आपका चैप्टर है खत्म, ठीक है। इसी में आपका पूरा चैप्टर खत्म है और बहुत फास्टली हम इसको खत्म करेंगे। आइए देखते हैं कहाँ गया रबड़ भाई। देखो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पढ़ते हैं ना। फर्स्ट वन इज, पता है जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचर जो हुआ करते थे, मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत बड़ा है, नवजीवन मिशन स्कूल करके था। अगर हम पूछ देते थे ना क्वेश्चन की थोड़ा बता दीजिए, बहुत तोड़ा जाता था। आजकल तो पीटना वीटना छोड़ ही दिया गया, FIR वगैरह हो जाता है, मैंने सुना है ना। बट हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, मैं तो तोड़ देता हूँ जो गलती करता है। तो आइए देखते हैं। वैसे मैं हर जगह विजिट पे तो नहीं रहता हूँ, टीचर्स देखते हैं, बट आइए देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। सिंपली समझो, जब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे रिएक्शंस जिसमें किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो ये होता है आपका सॉलिड फॉर्म में, ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ जब कंबाइन करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। as simple as that, you will have to write this answer in your board examination, okay। ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, एग्जामिनर को कभी भी सीधे जवाब पसंद होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे सीधा सीधा जवाब मिले, तो एग्जामिनर भी यही एक्सपेक्ट करेगा आपसे, है ना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दोनों मिलके क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। कॉम्बिनेशन नाम से पकड़ लो ना यार, केमिकल लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, ये नाम से पकड़ लो ना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, क्या होना, कंबाइन होना। तो 2 चीजें कंबाइन हो रही हैं, किसी थर्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं, बस हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, खत्म। ज्यादा कहानी नहीं बनाना है, सिंपली समझो बस, है ना, बहुत आसान तरीके से। एनसीईआरटी के जो लैंग्वेजेस होते हैं ना भाई, बहुत टफ होते हैं, सबके बस का है नहीं। रेफरेंस पढ़ाना इजी है और एनसीईआरटी पढ़ाना टफ है। भले ही पतली किताब है लेकिन सबसे टफ होती है, क्योंकि एक छोटा सा टर्म देके छोड़ देगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो देखिए दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है, कोई भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो हियर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, बहुत विगरसली मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी से रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। इसका एक और नाम है, जैसे आपका स्कूल में एक नाम होता है चिंटू पिंटू, और मतलब घर पे नाम होता है चिंटू और स्कूल में नाम होता है कुछ बढ़िया अंग्रेजी वाला, है ना। तो वैसे इसका नाम है स्लेग्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है स्लेग्ड लाइम, है ना। तो बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है जब ये रिएक्शन होता है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वी कॉल इट एज स्लेग्ड लाइम, ठीक है। तो फिर देखिए
इसका मतलब कहाँ ये यूज होता है ये भी जान लेते हैं। घरों में जो व्हाइट वॉशिंग कराते हो ना आप, जब आपका घर बनता है नया नया, व्हाइट वॉशिंग होता है ना दीवारों पे, तो उसमें इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम का हम यूज करते हैं। ठीक है, इन वाइट वॉशिंग फॉर द वॉल्स ऑफ आवर हाउस व्हेन वी बिल्ट अ न्यू हाउस। तो चलिए हो गया ये। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो इसका, चलो भाई रबड़ कहाँ गया, ये तो समझ ही गए हो गए है ना। कोई भी दो चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या है, प्योर कार्बन होता है और कुछ नहीं है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पड़े हुए ना, कोल और ये सब बकमिंस्टर फुलरेन, बहुत सारी चीजें होती है। सी हो गया। और ये अगर बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस है, तो ये क्या देता है हमको, CO2 देता है, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन दिस इज गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न होता है। तो कोई भी चीज जब भी आप बर्न करना, जैसे कोई कहते कोयला जला रहे हैं तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको सिंपली बोल देना है कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, है ना। तो कार्बन को जब हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर मान लो वाटर का ले लो, H2 plus O2 gives H2O, है ना। ये मान लो ये दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलके क्या करती हैं आपस में, जब दो दो एटम दोनों का है, दोनों मिलके जब कंबाइन करती हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज लिक्विड। ये भी आपका बेस्ट एग्जांपल है। पानी जो पीते हो, कोयला जो जलाते हो, सब कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई, है ना। तो चलो देखो, अच्छा इसमें एक चीज देखो, चलो अभी हमने आपको बैलेंसिंग सिखाया था, इसमें सब कुछ बैलेंस दिख रहा है क्या, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, दो है, ये बैलेंस्ड है आपका। थोड़ा थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट भी इसी में समझ लेते हैं, आ जाओ। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो इधर ऑक्सीजन दो करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ 2H2O कर दो, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, तो हाइड्रोजन को यहाँ क्या कर दो, 2 2 4, अब हो गया बैलेंस ये। ठीक है, देखो यहाँ बैलेंसिंग भी सिखा दिया थोड़ा सा आपको। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब भी कोई दो चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार वो समझ लो, समराइज कर लो जल्दी, ये पूछा हुआ सवाल है। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल हमने बता दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बहुत विगरसली रिएक्ट होता है और फॉर्म करता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लेट लाइम, है ना। उसके बाद हमने एग्जाम्पल बता दिया, कोई कह दे कि और एग्जाम्पल बताइए जरा, तो कह देना कि कोल जब बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनाता है क्या, CO2 गैस, है ना, काला धुआं निकलता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका बेस्ट एग्जाम्पल। फिर हो गया आपका कौन सा, ये वाटर वाला दे दिया एग्जाम्पल, है ना। तो ये था आपका पूरा खत्म कहानी, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला, जो कि सीधा सीधा सवाल पूछता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है ये हम देखते हैं। दूसरा रिएक्शन अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक मतलब इसका अगला है एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक, तीसरा एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एंडो मीन्स टू एब्जॉर्ब। तो इससे बस ये कीवर्ड से पकड़ लो, एक्सो मतलब क्या, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो और सराउंडिंग को कूल कर दे, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, इट रिलीजेस हीट, है ना, और हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं और बहुत गर्मी है, हाई गर्मी, है ना, हमने पूरा एनर्जी, या फिर मान लो एक्सोथर्मिक का बताते हैं, मैं खड़ा हूँ, बहुत हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हमने पूरा, है ना, एनर्जी अपना रिलीज किया, हीट एनर्जी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, कूल हो जाऊंगा, है ना। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे आसपास का जो, या इसको ऐसे ना समझो, इसको रहने दो, बस ये समझो कि हीट रिलीज होती है ना, और जो हमारे आसपास का, सिंपल ऐसे समझो,
कि यहाँ पे इट रिलीजेस हीट और हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, आसपास का हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ और हीट अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ, जैसे अभी फीवर है, हीट रिलीज हो रही है ना, तो हीट रिलीज हो रही है तो क्या हो रहा है, हमारे आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। वैसे भी हॉट हूँ तो देखो, समझ रहे हो ना, सराउंडिंग हंसी मजाक चलता रहता है, देखिए सराउंडिंग आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लो पोटैटो राइस ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, तो अभी एक्सोथर्मिक में हमने देखा क्या, एक्सोथर्मिक में ये देखा हमने कि क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एक बार और समझ लो, बढ़िया से समझो, आना चाहिए पूरा, और टेम्परेचर जो है आसपास का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो जैसे मान लो पोटैटो हो गया, आलू जो कि फेवरेट होता है सबका, मोस्टली मेरा भी है, सबका ही होता है इन इंडियन हाउस होल्ड्स, ब्रेड हो गया, इन सब में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इनको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, है ना। तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो फॉर्म करते हैं क्या, ग्लूकोज। जैसे मान लो आलू खाया तुमने, आलू खाया, ब्रेड खाया, कुछ भी खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाके ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अभी बहुत खतरनाक ब्रेक डाउन होता है, अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में मिलेंगे आपको, पायरुवेट वगैरह के फॉर्म में सब होता है ना, तो वो सब देखेंगे आगे हम। तो पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, दे ऑल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्ब्स कंटेन करते हैं। और जब ये अंदर जाके ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, तो वो क्यों एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, अब ये ग्लूकोज कंबाइन कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसके साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है ये ग्लूकोज, और उसके बाद हमको प्रोवाइड कर देता है क्या, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद तुम दौड़ने लग जाते हो। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, धोनी क्रिकेट खेल रहा है, जब वो थक जाता है तुरंत एक आदमी दौड़ते दौड़ते जाएगा, उसको ग्लूकोज पकड़ के पिला देगा, पी लो भाई, एनर्जी बढ़ गई। अब ऐसा तो नहीं है तुरंत दौड़े दौड़े गए और दाल चावल खिला दिया, धोनी भाई दाल चावल खा लो, दाल चावल खाने से उतनी एनर्जी नहीं आती है, लेकिन ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी आती है। क्यों, रीजन क्या है ये भी जान लो। खाना खिलाए, खाना अंदर गया, अभी ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तब एनर्जी देगा। इसलिए धोनी भैया को हम दाल चावल नहीं खिलाएंगे ग्राउंड पे, हम क्या देंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज दो, ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड किया, इसलिए ग्लूकोन डी डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो अब बहुत लोग के अंदर ये सवाल रहता है कि बर्गर दे दें क्या ले जाके, बर्गर मत खिला देना भाई, धोनी को खेल ही नहीं पाएगा फिर। तो ये समझ गया ना। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला एक मैं रिएक्शन से दिखा देता हूँ, C6H12O6 ये होता है आपका ग्लूकोज, है ना। और जब ये कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है ये, CO2 H2O, और एनर्जी रिलीज होती है। देखो जब भी ग्लूकोज, ये C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी ग्लूकोज जो है आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया, बॉडी के सेल्स क्या कंटेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं। अब जैसे ही ये रिएक्ट करेगा मिलके, तो तुरंत क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हीट एनर्जी जो है रिलीज होगी, है ना। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका, जहां पे हीट एनर्जी रिलीज हो। इन सिंपल बस इतना जानो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, बहुत डिटेल नहीं जानना है, बस इतना जानो एक्सोथर्मिक पूछ दे, छोटे से 2 नंबर में पूछता है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि है इतना छोटा सा, है ना। तो एक्सोथर्मिक में पूछ दे तो सिंपल सा बोल देना है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी का रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है और आसपास का इमीडिएट सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर आपका राइज कर जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो अंदर जाके ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है यहाँ पे, यही रिलीज करता है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी हीट एनर्जी। खाना खाने के बाद ठंडी एनर्जी नहीं निकलती है ना बॉडी से, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए ये हो गया आपका सेकंड वाला रिएक्शन खत्म। अब हम देखते हैं तीसरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कलर वलर चेंज करते हैं यार, कलर चेंज करके पढ़ने में मजा आता है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है,
हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, हमारे सराउंडिंग से क्या करे ये, यहाँ पे हीट एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना, है ना। और जो हमारा सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। देखो कितना मजा आ रहा है कलर बदल के पढ़ने में, है ना। मोस्टली सबको मजा आता है, अलग अलग पेन से लिखें, जेल पेन, डॉट पेन। बोर्ड में आप डॉट पेन का इस्तेमाल करना, जेल लेके मत पहुंच जाना, ठीक है। तो हीट एनर्जी में मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, थर्ड वाला रिएक्शन, कि इसमें क्या होता है, हमारा हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, हमने हीट एनर्जी कहीं का एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे आसपास के सराउंडिंग को कूल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है इसमें। अब चौथा है आपका, देखिए चौथा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो जब इंसान मरता है, बॉडी को गाड़ दिया गया जमीन में, अब वो बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। डिकम्पोज होना मतलब सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। सिंपली समझो बस, किसी भी चीज का सिंपलर फॉर्म्स में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन होके खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जैसे मान लो सड़क पे, ये एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, जैसे जितने ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ पे विजिट करता हूँ, तो मैं बच्चों को ये वाला एग्जांपल जरूर देता हूँ कि मानो तुम रास्ते से जा रहे हो, किसी कुत्ते को उड़ा दिया तुमने, कुत्ता मर गया, फिर क्या होता है, वो कुत्ता धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ गल के खत्म हो जाती है, तो बॉडी क्या हो रही है उसकी, डिकम्पोज हो रही है ना। सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज होके खत्म हो जा रही है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो कोई भी सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक डाउन हो जाए, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, और सिंपल प्रोडक्ट्स दे दे, कुछ भी मान लो x प्लस वाई पर कुछ भी मान लो, है ना, ए बी सी डी जो भी है ना, तो एक सिंगल प्रोडक्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाए कई चीजों में, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल हम देते हैं FeSO4, फेरस सल्फेट कहते हैं इसको, है ना। अगर पहले रिएक्शन लिख देता हूं मैं, फिर आपको अच्छे से आराम से समझा दूंगा कैसे कैसे क्या हुआ। यह है आपका फेरस सल्फेट, यह है आपका फेरस सल्फेट। जो पढ़े लिखे होंगे बच्चे उनको पता होगा, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पहला कॉम्बिनेशन क्या पढ़े, देखो पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन, कई चीजें मिलके एक का फॉर्मेशन कर रही थी, उसी का जस्ट उल्टा होता है ये डिकम्पोजिशन, ऐसे ट्रिक से याद रखना, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा होता है। ये तो हमने दो रिएक्शन अलग से ऐड किए थे ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये तो बुक में डायरेक्टली हेडिंग दिया नहीं है आपका, मतलब एक हेडिंग दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा बस बता के छोड़ दिया है। तो कॉम्बिनेशन के बाद ये है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, फिर है डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, कई चीजें मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही थी, इसमें क्या है, सिंगल रिएक्टेंट जो है कई सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है कई सिंपल फॉर्म्स में। तो देखो क्या होता है इसमें, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, है ना, इनटू सिंपलर फॉर्म्स, तो इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो ये फेरस सल्फेट है, कोई फेरस सल्फेट ले लीजिए आप, फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट करोगे, ये सब रिएक्शंस पता नहीं आपके स्कूलों में कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, आई डोंट नो। आजकल स्कूल्स के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा होती नहीं है, तो बच्चे भी मन नहीं लगाते हैं। तो स्कूलों में मोस्टली अच्छे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ये सारा कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है इन द केमिस्ट्री लैब। अब आपके स्कूल में कराया जाता है कि नहीं आप जानो, कैसा स्कूल है आपका। तो जो आपका ये फेरस सल्फेट है, इसको जैसे ही हीट दोगे आप, जैसे ही हीट दोगे तुरंत कन्वर्ट कर जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, और SO3 गैस रिलीज होती है। मतलब बहुत इसका जो स्मेल होता है ना, एक रॉटन एग की तरह स्मेल करता है, ये बहुत बुरा स्मेल होता है। तो ये गैसेस रिलीज होती हैं और इसका फॉर्मेशन होता है जैसे ही हम इसको हीट करते हैं। तो मतलब एक कोई सिंगल जो रिएक्टेंट है आपका कई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, ये तो समझ ही गए होगे। अब देखो दूसरा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड ले लो, मान लो हमने ले लिया AgCl, इसको हम बोलते हैं क्या, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रख दिया,
ये शायद एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपके एनसीईआरटी का। यार एनसीईआरटी तो चाट गया हूँ मैं, पूरा पेज नंबर तक याद है मुझे। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी ब्लू बॉक्स में दी होगी, आप देख लेना, शायद उसमें है। मैंने 10th में अपने पढ़ा था आज से कई साल पहले, मुझे याद है ना। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, मतलब सूरज की रोशनी में रख दें, तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, सिल्वर ये है आपका, Ag का मतलब होता है सिल्वर एंड Cl इज Cl2 इज क्लोरीन। अच्छा ये बताओ, क्लोरीन को Cl क्यों नहीं लिख रहा है, Cl2 क्यों लिख रहा है? ये सारी चीजें आप पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो चलो अगला सेशन जब भी बनेगा इन डिटेल बताऊंगा मैं, पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा टाइम लेके, है ना। अभी पढ़ते हैं बस, अभी पीएचडी तो करना नहीं है, एग्जाम में बढ़िया परसेंटेज गेन करना है। वी आर स्टडिंग फॉर द परसेंटेज। तो आइए देखते हैं। AgCl को जैसे ही सनलाइट में हमने प्लेस किया तो ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, सिल्वर और Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस जो है ना वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है सिंपलर फॉर्म्स में क्या हो जा रहा है, आपका ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, AgBr, ये भी दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, AgBr, अगर इसको हमने ले लिया, इसको हमने पुट कर दिया किसमें, सनलाइट में, ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा ये फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, जब लंबा वाला सेशन चलेगा तो फॉर्मूलाज बनाना सिखाऊंगा। कि जैसे मान लो ये, चलो जब आएगा तब बताऊंगा। जैसे मान लो अगर लिख दिया है CuSO4, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4 ही क्यों है, वो O4 ही क्यों है, कहाँ से आया ये सब? तो ये सब वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, वहां से आता है। ये सब सिखाएंगे पूरा इन डिटेल इन सम अदर नेक्स्ट सेशन, है ना, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे AgBr, इसको अगर हम रख दें तो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2, सिल्वर और ब्रोमीन गैस, है ना। तो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब था कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट आपका ब्रेक डाउन होगा इनटू डिफरेंट सिंपलर फॉर्म्स। ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। बहुत मजेदार है ये डिस्प्लेसमेंट वाला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के ही जाना। कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, डिकम्पोजिशन पढ़ लेना, टिक लगा लो बुक में, और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ के ही जाना, डिस्प्लेसमेंट तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कौन सा है ये डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ वाला। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जल्दी आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी 15-20 मिनट और बस, शायद उतना भी ना लगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम वाले को डिस्प्लेस करता है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे साथ कोई है, कोई भी है ना, हम है वो है, या छोड़ो मैं तो ज्यादा ताकतवर हूं, मान लो कोई है, उसके साथ कोई है, और हमें, मैं गया उसको एक थप्पड़ मार दिया होगा यहाँ से, और उसके साथ, है ना, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, गेट लॉस्ट। ठीक है, ये वाला सीन समझ रहे हो ना बात। आइए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देना मतलब उसको अपनी जगह से हटा देना। किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव वाले को, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा इस वाले रिएक्शन में ना मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पार्ट लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों रहते हैं इस रिएक्शन में, जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ मेटल ही टेक पार्ट करेगा या नॉन मेटल ही लेगा, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एग्जांपल, मान लो Fe प्लस CuSO4, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे आप, चैप्टर आई थिंक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री में अभी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर में आएगा वो आगे। तो उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव कि ये रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में जो है ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, है ना, वो अभी मैं बताऊंगा, टेबल बना के सिखा दूंगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या करेगा, इसको बोलेगा निकल और भाग यहाँ से। तो देखो क्या कर देंगे, FeSO4 के साथ ये लग जाएगा और इसको भगा देगा कि निकल, है ना। तो ये है आपका सॉलिड था, ये है आपका एक्वस, ये है आपका, चलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं देना है आपको, रहने दीजिए, बस इतना समझो आप, है ना, बस इतना ही समझो कि
आयरन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, दोनों को रिएक्शन कराया हमने, तो प्रोडक्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, आयरन ले लो, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दो, देखने को क्या मिलेगा आपको, देखने को ये मिलेगा कि आयरन सल्फेट और कॉपर अलग, आयरन सल्फेट अलग। मतलब क्या हुआ, जो अकेला था वो अब किसी और के साथ लग गया है ना, और इसको खदेड़ दिया है, भाग जा भाई, है ना। तो यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को डिस्प्लेस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ और मैं कोई दो लोग हैं, वो लेस रिएक्टिव है, उसको लेस रिएक्टिव भगा दूंगा, भाग यहाँ से, है ना, आई विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन नेल ले लेना, जो दीवार में ठोक देते हो ना, कहीं घर खराब कर देते हो पूरा, आयरन नेल लेके आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराना, ये मिलेगा आपको। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वाला उसके साथ, उसका वाला इसके साथ, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसके कई नाम हैं, स्कूल वाले, घर वाले, है ना, जैसे तुम्हारा होता है चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू जो भी है, तो इसके 2 होते हैं। देखो क्या क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए क्या है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना दरोगा साहब वाला। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी पूछ देता है ये, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल रिप्लेसमेंट क्या है ना, या फिर एक और प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं मेटाथेसिस। मेटाथेसिस इसी को बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डबल रिप्लेसमेंट बोल लो, मेटाथेसिस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें जो आयंस हैं, इसका वाला इसके साथ, है ना, और इसका वाला इसके साथ, ऐसे एक्सचेंज होता है। तो इसका उसका वाला नहीं करेंगे, हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। चलिए, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यार, मैं बहुत फास्ट लिख दे रहा हूँ जिसकी वजह से मर्ज हो जा रहा है पूरा इधर उधर। एक्चुअल में क्या है ना, आपको भी पता है कि सब लेंदी है बहुत ये सारे चैप्टर्स, लेकिन बहुत फास्ट कवर कर रहा हूँ और पूरा डिटेल में भी कर रहा हूँ। तो लिखने वाला जो कहते हैं ना कि जिनका दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है उनका हाथ बहुत तेज़ चलता है। तो हैंड राइटिंग तो मेरी बहुत बेहतरीन है, ये मेरी हैंड राइटिंग मत समझ लेना, स्कूल में अवार्ड पा चुका हूँ मैं। देखो, तो देखो आपको पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मेटाथेसिस। अब देखो, इसको हम समझते हैं रिएक्शन से। चलो, Na2SO4, ठीक है, फिर बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बनता है। तो देखो, ये जो आपका Na है ना, इस Cl के साथ लग जा रहा है ना, और जो Ba है वो SO4 के साथ लग जा रहा है, ये इसके साथ लग जा रहा है और ये इसके साथ लग जा रहा है ना। आयंस देखो, इसके उसके नहीं करना है, आयंस जो है ना, इसका वाला आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा। Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, Ba पे प्लस होता है, SO4 पे माइनस होता है। ये सब तो आप पढ़े होगे, जानते होगे, है ना, 9th 9th में भी पढ़े ही होगे यार केमिस्ट्री, ये तो सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों वाला खेल है। तो आयंस के एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, Na2 जो है Cl2 के साथ लग जाएगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक दूसरे का उल्टा है ये, है ना। ये इसके मौसी का लड़का है, दोनों में पटती नहीं है, वही वाला हाल है। ज्यादातर लोगों में पटती है भाई, मुझे नहीं पता। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एन केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, एटम और आयन चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
जैसे कोई भी एटम है, सिंपली समझो, कोई भी एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए, वो ऑक्सीजन गेन कर ले या ऑक्सीजन लूज कर दे, हाइड्रोजन गेन कर ले या हाइड्रोजन लूज कर दे, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार और समझो क्या है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए बाई ऑक्सीजन ऐड करने पे या ऑक्सीजन रिमूव करने पे। समझ रहे हो बात? ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे टर्म्स मत यूज कर देना बोर्ड एग्जाम में, ऑक्सीडेशन पूरा लिखना, रिडक्शन पूरा लिखना। कई लोग ऐसे लिखते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू WRT, ये सब चीजें नहीं यूज करनी चाहिए यार, नोट्स में करो, एग्जाम में थोड़ी करना है। कौन सा इतना ट्रेन छूट रहा है, साल भर ट्रेंड क्यों किए हो अपने आप को? इसीलिए तो कि प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो तुम्हारा। तो चलो देखो ऑक्सीडेशन क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और रिडक्शन में क्या होता है, इसी का उल्टा, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, क्या कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब समझ लेना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन, सॉरी। और रिडक्शन में देखो क्या होता है, कुछ रिड्यूस हो रहा है तो क्या रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन ही होगा रिड्यूस, है ना। ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगा और क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। ऐसे याद रखना, ऑक्सीडेशन O मतलब O ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना, बस खत्म। ये है आपका रिएक्शन। जैसे देख लो, एक एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे साफ साफ लिखता हूँ, रुक जाओ। ये तो समझ गए हो ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, चलिए मान लो कॉपर ऑक्साइड है, CuO प्लस H2, जब दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, Cu प्लस H2O, ठीक है, ये फॉर्म होगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कैसा रिएक्शन है ये है आपका रिडक्शन। और इसमें देखो हाइड्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन। समझ गए होगे? देखो कितना सिंपली समझा रहा हूं यार, बढ़िया से लिखना एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ZnO प्लस C गिव्स, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। देखो सर सामने बैठे हैं और मेरे लिए पानी वानी लेके आए, थोड़ा पी लूं, गला बैठा हुआ है। चलो ZnO प्लस C, Zn प्लस C, है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन है इधर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन है। यहाँ देखो कार्बन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, दो रहता है तो डाइऑक्साइड, तीन होता है ट्राइऑक्साइड, है ना। तो देखो कार्बन इसमें ऐड हो गया है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन और ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड redox reaction. So these were all the types of reactions of this chapter. अब लास्ट में एक छोटा सा चीज बच गया है, देख लो क्या है, कोरोजन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोजन। सीधा सीधा पूछा गया सवाल पिछले साल, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। यू कैन गो थ्रू द गूगल एंड डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड यू कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन इन दैट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, व्हाट इज कोरोजन एंड रस्टिंग वस्टिंग का भी प्रोसेस पूछ दिया था। तो देखिए कोरोजन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना भाई, लास्ट ईयर पूछा हुआ है और अक्सर पूछता है ये, कभी कभी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना वही हो जाता है आपके साथ। तो समझो क्या है ये कोरोजन क्या है। जैसे मान लो लोहा है, लोहा घर में देखे होगे शटर या चैनल वगैरह बना रहता है आपके घर में बंद करने के लिए डोर्स पे, तो होता क्या है,
वो लोहा धीरे धीरे क्या कर जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्म ले लेता है, इन सम अनडिजायरेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे लोहा है, उसको पेंट वेंट नहीं किया, ऐसे लगा के छोड़ दिए, कुछ टाइम बाद अनडिजायरेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो झड़ के गिरने लगता है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, वही प्रोसेस कोरोजन ही है, कोरोजन हो रहा है वहां पे, है ना। तो एसिड की वजह से, गैसेस की वजह से, वाटर की वजह से उस लोहे पे जो अटैक हो रहा है और वो अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, है ना। देखो लास्ट है ये, बस इतना ही, खत्म है इसके बाद चैप्टर। तो जब मेटल्स क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड। जब मेटल्स अनडिजायरेबल कंपाउंड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, किसकी वजह से, जब वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, या फिर वाटर के साथ, या फिर किसी एसिड के साथ, या फिर गैसेस के साथ, है ना। जो कि कहाँ, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में सब प्रेजेंट रहता है। मान लो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या यहाँ इस टाइम वाटर नहीं है, चारों तरफ वाटर है भाई, भले ही वाटर वेपर के फॉर्म में वो प्रेजेंट है, लेकिन पानी चारों तरफ है, हवा के साथ साथ। देखते हो ना, हवा में नमी, ह्यूमिडिटी, तो वो क्या है, जैसे वाटर जो भी गिर रहा है वो सूख रहा है, तो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट है, इन वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे सराउंडिंग में, अभी मेरे आसपास चारों तरफ प्रेजेंट है, तो वो अटैक करते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड एक लोहा है, तो क्या अब ये देखो क्या कि इस पे पानी नहीं गिरा तो ये कैसे रिएक्ट कर गया, अरे भाई पानी प्रेजेंट है, तुमको दिख नहीं रहा है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में है वो, है ना, वो रिएक्ट कर जाएगा इस लोहे के साथ। लोहा नहीं है ये तो बोर्ड है, फाइबर है पूरा। देखो, तो जब भी कोई भी मेटल कन्वर्ट कर जाए किसी अनडिजायरेबल कंपाउंड में, किसके किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, अलग अलग गैसेस के साथ, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, तो इनके साथ जब रिएक्ट करके कोई भी मेटल अपना रूप बदल दे, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। जैसे लोहा है, देखते हो ना, उस पर जंग लग जाती है, तो जैसे लोहे का जो कोरोजन होता है ना, उसको रस्टिंग बोलते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पे, पूछ दे रस्टिंग क्या है, रस्टिंग कोई पूछ दे, देखते हो ना, जंग लगना, मेरी जंग तेरी जंग सबकी जंग, वो वाला जंग नहीं है ये जंग दूसरा है भाई, ये वो वाला रस्टिंग वाला है। तो रस्टिंग क्या है, देखो, जब भी आयरन रिएक्ट कर जाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, जो कि हमारे इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन में पूरा, है ना। तो जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए और कोई रेड सब्सटेंस फॉर्म कर दे उस मेटल पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात एक बार और समझ लो फाइनली, कोरोजन क्या है। कोरोजन का मतलब है कोई भी मेटल जब अपना रूप बदल के कोई दूसरा रूप ले ले, ठीक है, और किस एटमॉस्फेयर में जैसे एसिड, गैस और बहुत सारे वाटर वगैरह सब प्रेजेंट हैं, तो जब भी मेटल इनके साथ रिएक्ट करके कोई अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेता है, फॉर एग्जांपल रस्ट, है ना, तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन। तो कह दोगे कि यहाँ कोरोजन हुआ है, इस लोहे का कोरोजन हुआ है, तो लोहे का जो कोरोजन होता है उसको क्या नाम देते हैं, रस्टिंग, उसी को रस्ट कहते हैं हम। रस्टिंग कोई अलग टॉपिक मत समझ लेना, बुक्स जो है ना इन डिटेल नहीं समझाती हैं, प्रैक्टिकली एज अ स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, कहानी की तरह समझा रहा हूँ, तो कहानी की तरह समझो पूरा एकदम, है ना, किसी लेखक की कहानी, अमन मिश्रा की कहानी, ये कहानी समझो बढ़िया से। यही रस्ट जो है ना, ये रस्ट क्या है, कोरोजन ही है, कोरोजन ही, मतलब लोहे का जो कोरोजन है उसी को रस्ट कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है, सेम कहानी है, वही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरोजन खत्म, ये पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक देखिए, रेंसिडिटी क्या है, इसके बाद चैप्टर है आपका खत्म। अब देखिए लास्ट क्या है आपका, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, देखिए रेंसिडिटी क्या है, व्हाट इज रेंसिडिटी, एसिडिटी ना पढ़ लेना, रेंसिडिटी होता है। क्या होता है रेंसिडिटी, देखो रेंसिडिटी का मतलब है, देखो लिखा है द टेस्ट एंड ओडर, टेस्ट एंड ओडर, ओडर का मतलब होता है स्मेल, है ना, जैसे घर में लगाते हैं ना फ्रेग्रेंस, दैट इज कॉल्ड ओडर। तो किसी भी चीज का टेस्ट और ओडर किसी भी फूड मटेरियल का अगर चेंज कर जाए ना, कोई भी मान लो जैसे फूड मटेरियल है, कोई भी फूड मटेरियल है ना, जिसमें मान लो फैट्स, यहाँ देख लो लिखा है फैट्स एंड ऑयल, उसमें मान लो फैट्स हैं, ऑयल्स प्रेजेंट हैं उस फूड मटेरियल में,
इसका अगर टेस्ट और ओडर, ओडर मतलब होता है स्मेल, उसका महक अगर क्या कर जाए, चेंज हो जाए, है ना, हवा में बहुत देर तक अगर हम रख दें इसको, जैसे मान लो तुमने कुछ खाना बनाया, सब्जी बनाई, तो उसको तुमने खुली हवा में रख दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसका स्मेल अजीब सा हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। एयर के कांटेक्ट में आके कोई भी फूड मटेरियल अपना टेस्ट और स्मेल चेंज कर दे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टेस्ट और ओडर चेंज हो जा रहा है किसी भी फूड मटेरियल का, जब हम इसको एक्सपोज्ड इन एयर, खुली हवा में रख देते हैं। किसी भी फूड मटेरियल को खुली हवा में अगर रख दें तो उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फैट्स और जो ऑयल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, जैसे सब्जी बना के रखा तुमने, क्यों टेस्ट और स्मेल खराब हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन कर गया, क्योंकि मानो खाने में क्या है, तेल वेल पड़ा है ना, तो वो कंटेन करता है क्या, फैट और ऑयल, ये सारी चीजें वो कंटेन करता है। तो वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, किसके साथ, ये जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, है ना, एयर के साथ रिएक्ट करके। तो इस वजह से उनका सब चेंज हो जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड। अब इससे बचे कैसे हम, मानो इतना खतरनाक काम हो गया, टेस्ट और महक चेंज हो जा रहा है, तो इसमें हम क्या कर दें, चुपचाप क्या ऐड कर दें, ऐड कर दो एंटी ऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीजन को रिएक्शन ना होने दें, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कर दो। अब वो खाना खराब नहीं होगा। जैसे चिप्स का पैकेट देखे हो, चिप्स खराब हो जाता है क्या, नहीं होता है, क्यों, उसमें नाइट्रोजन की फिलिंग करके पैक कर दिया जाता है। अब वो खराब नहीं होगा, जब तक पैकेट बंद है वो खराब नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर बाय विद नाइट्रोजन। तो कैसे, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कर दो, यानी कि मान लो ये आपका एक चिप्स का पैकेट है, लेज, है ना, इसमें क्या कर दो, इस पैकेट में पूरा नाइट्रोजन भर दो और ऑक्सीजन बाहर निकाल लो, इसको पैक कर दो। अब ये खाना जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कितना भी फैट कितना भी ऑयल प्रेजेंट हो, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एयर के साथ, अब ये खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रेंसिडिटी, कि कोई भी फूड मटेरियल जब अपना टेस्ट ऑर्डर चेंज कर जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। कैसे बचें रेंसिडिटी से, तो कह देना एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए उस फूड मटेरियल में, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करने पड़े। तो कैसे, क्या ऐड कर दें उसमें, बोल देना नाइट्रोजन ऐड कर दीजिए, सारा एयर निकाल के, यानी कि ऑक्सीजन निकाल के उसमें क्या भर दीजिए, नाइट्रोजन भर दीजिए। अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसका फूड मतलब उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है वो खराब नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा रेंसिडिटी। तो एग्जांपल में दिया है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन। एग्जांपल चिप्स, ये हमने दे दिया ना, चिप्स। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म पूरा, ये था चैप्टर 1 आपका। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होगे पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब कर ही देना, देख रहे हो ना, देख लो भाई बढ़िया से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और कमेंट में अच्छे वाले कमेंट, उल्टे सीधे नहीं। ये था बढ़िया, है ना, चैप्टर 1 आपका फिनिश। इसको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लेना। और एक बार और एक चीज बता देता हूँ, रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 4 बढ़िया से पढ़ के जाना। ठीक है, इन्हीं 4 से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी चैप्टर एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। शॉर्ट में हमने पूरा खत्म किया। थैंक्स, गुड बाय। अब अगला चैप्टर देखते हैं जल्दी।